अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिश उस्मान के वॉल्यूम 116 के सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 के बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट पार्ट भी कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा और जो एपिसोड का ट्रेलर है 117 का वो अपलोड किया जाएगा खिलाफत टीवी पर, तो ट्रेलर आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। आज रात को ही इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान साहब और उनके सिपाही घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ अस्मा जहर वाला खाना लेकर जिंदान में पहुंचती है और फ्रक के सामने जाते साथ ही उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। जब अस्मा खाने सिपाही को देने लगती है तो सिपाही कहता है तुम इसे खिलाओगी चलो। ये सुनकर अस्मा हाँफते कांपते हुए आगे बढ़ती है और जैसे ही फ्रक को खाना खिलाने लगती है फ्रक चम्मच से खाना गिरा देती है। ये देखकर सिपाही कहता है अगर नहीं खाओगी तो भूखी रहोगी। ये सुनकर फ्रक अगली लम्हे सारा खाना गिरा देती है। ये देखकर सिपाही कहता है तो तुम भूखी रह सकती हो, खातून ये खाना ले जाओ। ये सुनकर अस्मा तेजी में गिरा हुआ खाना डालकर वहां से चली जाती है। उधर नगोल किले में नईमान आगे बढ़कर तख्त पर बैठ जाता है तो लोफ कहता है खुश आमदीद कमांडर नईमान, जब आप इस तरह दाखिल हुए। तो नईमान उसकी बात काटते हुए कहता है तो तुमने अपनी तलवार निकाल ली? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर अगर दोबारा ऐसा किया तो नगोल को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। मुझे तुम्हारा खत मिला, मैं तुम्हारी सदाकत से खुश हूँ। हमारी तकदीरें एक जैसी हैं। क्या ये इस काबिल है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो? तुम अपने बच्चों के नाम हमारे नामों की तरह नहीं रख सकते। तुम्हें चंगेज खान से इबरत हासिल करनी चाहिए। जवाबन लोफ कहता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम ना हो जाए। तो नईमान कहता है अब तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। जवाबन लोफ कहता है जो भी जरूरी हुआ करूंगा कमांडर नईमान। फिर नईमान कहता है उस्मान को छोड़कर तुम्हें तुर्गुत से शुरू करना होगा, तुम फौरन उस पर हमला करोगी। यह सुनकर लोफ कहता है मैं फौरन तुर्गुत का दिल काट दूंगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। इसलिए मैं अलजन को पास देकर कहता है रायबा एरिनी तुम जाओ, तुम्हें वो नहीं सुनना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ। यह सुनकर अलजन परेशानी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और साथ में उनकी बातें सुनती है। नईमान अपने सिपाही से कहता है ओलोफ को नौकरों का एक दस्ता दो, वो ओलोफ से वफादारी का हलफ उठाएंगे और इसके लिए काम करेंगे। इस पर ओलोफ कहता है मुझे फर्क दो नईमान। तो नईमान कहता है मैं उसे बचाने के लिए मर्द दूंगा, क्या ये काफी नहीं है? इस पर ओलोफ कहता है काफी है, लेकिन आप उस्मान की दस्तरखान पर थे। जवाबन नईमान कहता है उसकी वजह से वो मेरा इत्तेहादी नहीं है और मेरे इत्तेहादी मेरे गजब से महफूज नहीं है। यह सुनकर ओलोफ कहता है हम मिलकर एक साथ उन्हें तबाह कर देंगे। इसके साथ ही नईमान उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है ओलोफ नाकाम नहीं होना, मैं नाकाम होने वालों को मार देता हूँ। ये कहते साथ ही नईमान वहां से चला जाता है। नईमान के जाने के बाद फ्रोदी भागता भागता ओलोफ के पास आता है और कहता है फ्रग ने पैगाम भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस्मान के कबीले में है, इसलिए वो उसे मुंतकिल कर रहे हैं। यह सुनकर ओलोफ एकदम से पूछता है कहाँ? तो फ्रोदी कहता है वो तुर्गुत के साथ है, वो तुर्गुत के कबीले जा रहे हैं। इस पर ओलोफ कहता है जबरदस्त, हम फ्रग को ले लेंगे। मैं नईमान को साबित करूंगा कि मैं ताकतवर हूँ, वो देखेगा कि मैं कौन हूँ। एक तीर से दो शिकार, फौजियों और नौकरों को तैयार करो, हम अभी निकलेंगे, चलो जल्दी करो। उधर अस्मा जिंदान से निकलने के बाद तेजी से आगे बढ़ रही होती है कि इसीलिए मैं बेंगिया खातून एकदम से उसे रोक लेती है और पूछती है क्या उसने खाया? जवाबन अस्मा कहती है नहीं, अब हम क्या करेंगे? जवाबन बेंगिया खातून कहती है आप कोई चारा नहीं है, मैं फ्रक को मार डालूंगी। इसलिए मैं आयशा के साथ वहां आती है और कहती है बेंगिया खातून हमने कपड़ों का इंतखाब किया है, चले देख लें। जवाबन बेंगिया खातून कहती है मैं आपको इसका इंतखाब करने दूंगी, जो चचे को पसंद आएगा मुझे भी वही पसंद है। जवाबन आयशा खातून कहती है ये पहले ही खूबसूरत है, इस पर बहुत जचेगा, चले देखते हैं। ये कहते साथ ही आयशा खातून बेंगी के साथ आगे बढ़ जाती हैं और एलचचक अस्मा से पूछती है तुम क्या कर रही हो? इस पर अस्मा झूठ बोलते हुए कहती है कुछ भी नहीं, हमने खत्म कर दिया एलचचक खातून। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सोगौत बाजार में दाखिल होते हैं, जबकि दूसरी जानिब कनूर उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक सिपाहियों को लेकर घोड़ा गाड़ी में आगे बढ़ रहा होता है और घोड़ा गाड़ी के चलते चलते एक एक सिपाही घोड़ा गाड़ी से उतरकर झाड़ियों में छुपता जाता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि सामने से तुर्क सिपाहियों का गिरोह आगे आ रहा होता है। उन्हें देखकर कनूर कहता है आने दो इन्हें आने दो। करीब पहुंचने पर उनमें से एक सिपाही कनूर से पूछता है तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? रास्ता क्यों रोका हुआ है? जवाबन कनूर इशारा करता है तो झाड़ी में छुपे उनके तमाम सिपाही तलवारें लेकर सामने आ जाते हैं और सामने मौजूद गिरोह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद कनूर घोड़ा गाड़ी से उतरता है और सिपाहियों से कहता है इनको पकड़ लेना काफी होगा, इन्हें कत्ल ना करना। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कनूर के साथ मौजूद सिपाही दूसरे सिपाहियों की लातों और मुक्कों से जमकर धुलाई करते हैं और बहुत जल्दी उन पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद कनूर आगे बढ़कर घोड़ा गाड़ी पर मौजूद सोने के संदूक देखता है और सोने को टटोलने के बाद संदूक बंद कर देता है। तुरान मुखालिफ सिपाहियों से कहता है हम आपको मारने का इरादा नहीं रखते। फिर कनूर कहता है हम यकीनन ऐसा नहीं करते, अब सारा सोना जाएगा असल मालिकान के पास और आप कुछ वक्त हमारे लिए मेहमान बनने वाले हैं। इसके साथ ही वो सब उन्हें रस्सियों से बांधने शुरू कर देते हैं। इधर नगोल किले में जेरकुताई पोछा लगा रहा होता है, इसलिए हमें अलजन जेरकुताई पुकारते हुए उसके पास आती है। अलजन को इस तरह देखकर जेरकुताई उसे एकदम से एक तरफ ले जाता है और कहता है चीखना बंद करो, हमें वो सुन लेंगे। तो अलजन कहती है ओलोफ तुर्गुत पर हमला करने वाला है, हम क्या करेंगे? नईमान ने उसे सिपाही दिए हैं। जवाबन जेरकुताई कहता है तुम फिक्र ना करो, तुर्गुत साहब पर हमला करने वाले थे, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मंगोल फौजियों को आते हुए देखा है। हमें उन्हें पैगाम भेजने की जरूरत है। इसलिए हमें फ्रोदी वहां आता है। फ्रोदी को आता हुआ देखकर जरकुता एकदम से काम में लग जाता है, जबकि अलजन उसे दुआ देते हुए कहती है, खुदा आपको इस काम के लिए कबूल करे जो आप करते हैं, खैर हमेशा आपके साथ रहे। ये देखकर फ्रोदी कहता है, राइबा एरेनी, मैं आपको ढूंढ रहा था, ओलोफ आपके इंतजार में है। जाते जाते फ्रोदी जरकुता को देखने की कोशिश करता है तो अलजन कहती है, चलें चलें, इंतजार नहीं कराते, चलें। इसके साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जरकुता इस सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए हमें वहां पे पादरी रिस्तो आते हैं और तुर्गुत को देखकर कहते हैं, मैं जरकुता की तरफ से खबर लाया हूँ। ये कहते हैं साथ ही घोड़े से उतरकर तुर्गुत के पास आते हैं और कहते हैं, नईमान ने ओलोफ को आप पर हमला करने के लिए सिपाही दिए हैं, वो जल्दी शाहिराया पर आने वाले हैं। इस पर तुर्गुत कहता है, ओलोफ का ख्याल है कि वो शिकारी है, लेकिन वो शिकार बनने वाला है। शुक्रिया पादरी रिस्तो, चलो सिपाहियों कुत्ते के इस्तकबाल की तैयारियां करो। इधर उस्मान साहब सगोद सराय के बाहर मौजूद होते हैं। इसलिए हमें सिपाही वहां पे आकर कहता है, मेरे पास कोनूर साहब की तरफ से खबर है, सोना अब हमारे पास है। यह सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, उनसे कहो कि मेरे हुक्म का इंतजार करें। यह सुनकर सिपाही वहां से चला जाता है, जबकि सराय के अंदर सुल्ताना बेंदर के साथ मौजूद होती है और बेंदर कहता है, वालदा सुल्ताना, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, फर्क मजबूत निकली, यहाँ तक कि वो कुछ खाने से भी इंकारी है। इस पर सुल्ताना कहती है, अगर बोली तो उस्मान के साथ मामला बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है, लेकिन बेंदर ये इसके लिए सही वक्त नहीं है, समझ आई या नहीं? फर्क को खामोश कहना होगा। तो बेंदर कहता है, वो रहेगी, फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं उस शाम फर्क को उसके अपने ही जहर से मारने जा रहा हूँ। इसलिए हमें जलाली वहां आता है और कहता है, वालदा सुल्ताना, उस्मान साहब आए हैं। इजाजत मिलते साथ ही उस्मान साहब वहां दाखिल होते हैं और सुल्ताना कहती है, आप जल्दी आ गए उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं वक्त पर आया हूँ। नईमान से पहले पहुंचने की एक वजह है। सदरान कहाँ है? जवाबन सुल्ताना कहती है, सदरान ने रात यानी शहर मेरी हवेली में गुजारी है, वो रास्ते में होंगे। बोले, आपके जल्दी आने की वजह क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं, पहली बात कि यानी शहर और हवेली अब आपके नहीं रहे। यह सुनकर सुल्ताना को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, यानी शहर पर अब कई परचम लहरा रहा है। उधर यानी शहर में कई सिपाही और सल्जुकी सिपाही आमने सामने होते हैं। खातून और सिपाहियों के साथ साथ और भी वहां मौजूद होता है। मलून खातून कहती है, सल्जुक के बहादुर सिपाहियों, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन जो हमारा है उसे लेने का वक्त आ गया है। अपने हथियार फेंक दो और यानी शहर को छोड़ दो। इस पर सल्जुक कमांडर कहता है, हरगिज नहीं, हम वालदा सुल्ताना के हुक्म के बगैर नहीं जाएंगे। तो अख्तमूर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, फिर अपने आप को देखो। ये देखकर मलून खातून अख्तमूर से कहती है, अख्तमूर किसी को मारना नहीं, बस गिरफ्तार कर लो। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं, जबकि मलून खातून और खान को लेकर आगे बढ़ती हैं। कुछ देर की मुजाहिमत के बाद ही सल्जुकी सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। उधर जंगल में ओलोफ आगे बढ़ रहा होता है कि इसीलिए हमें उसका सामना तुर्गुत और उसके सिपाहियों से होता है। मंगोल और बाजंतीनी सिपाहियों के साथ साथ अलजन भी ओलोफ के साथ होती है और ओलोफ को देखकर तुर्गुत कहता है, ओलोफ, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। इसके साथ ही वो उन पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कुछ मंगोल सिपाही मारे जाते हैं, जबकि बाकी सब एकदम से डालों के पीछे छुप जाते हैं। मगर तुर्गुत और उसके सिपाही बगैर रुके तीर बरसाते ही चले जाते हैं। यह मंजर देखकर अलजन बहुत घबरा जाती है और तुर्गुत ओलोफ से कहता है, ओलोफ, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, यही वक्त है कि तुम हथियार डाल दो, अब तुमसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इस पर ओलोफ कहता है, तुर्गुत, हथियार तो तुम डालने वाले हो, तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे। जवाबन तुर्गुत कहता है, हम अपने सामने खड़े होने वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, तुर्कों को कोई झुका नहीं सकता, अब तुम देखोगे। इसलिए मैं अलजन खातून को देखकर कोतान तुर्गुत से कहता है, जनाब अलजन खातून उनमें है। यह सुनकर तुर्गुत सिपाहियों से कहता है, राइबा पर नजर रखो, हम उनकी डालें तबाह कर देंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहते साथ ही वो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए बाजंतीनी सिपाहियों पर चढ़ दौड़ते हैं और पूरे का पूरा जंगल मैदान जंग बन जाता है। मौका देखते साथ ही अलजन भी कुछ बाजंतीनी सिपाहियों को उनके सामने धकेल देती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 6 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद लास्ट। एक बादशाह ने अपनी सल्तनत को खैर बात कहा और फकीरी इख्तियार करके जंगल की तरफ निकल गया। शहजादों ने बादशाह को बेहद तलाश किया। आखिर एक दिन देखा कि बादशाह दरिया के किनारे एक दरख्त के साए में बैठा अपनी पोशाक सी रहा है। शहजादे ने सलाम अर्ज किया और कहा, ये कैसी जिंदगी आपने इख्तियार कर रखी है, जंगल की इस तन्हाई और वहशत से क्या हासिल। इधर पूरी सल्तनत बेयारो मददगार आपके इंतजार में बैठी है, मेरे साथ महल में चलिए और अपनी सल्तनत को संभालिए। बादशाह ने कोई जवाब ना दिया। शहजादे ने गुस्से से बादशाह के हाथ से सुई लेकर दरिया में फेंक दी और कहा कि अब तो आपको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। बादशाह ने शहजादे को बहुत समझाया कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन शहजादा किसी सूरत ना माना। मजबूरन बादशाह ने दरिया की तरफ मुंह करके कहा, ऐ मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस कर दो। चंद लम्हों बाद शहजादे ने देखा कि सैकड़ों मछलियां अपने अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर हाजिर हो गईं। बादशाह ने फिर मछलियों से कहा,
कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरी सुई चाहिए जो शहजादे ने दरिया में फेंक दी है। इतने में एक बड़ी मछली नमूदार हुई और उसके मुंह में वही सुई थी। बादशाह ने वो सुई मछली के मुंह से ली और शहजादे से मुखातिब होकर बोला, क्यों साहिबजादे, ये सल्तनत अच्छी है या फिर वो सल्तनत जिसको मैं खैरबाद कह आया हूँ। शहजादा इस वाक़े से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और अर्ज किया कि मैंने आपके मामलात में मदाखलत की है, मुझे मुआफ कर दीजिए। बादशाह ने शहजादे को गले से लगाया और बोला, जाओ बेटा, अपनी सल्तनत को संभालो, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शहजादे ने सलाम अर्ज किया और महल की तरफ रवाना हो गया। नाजरीन, आज इस वाक़े में जिस बादशाह का जिक्र किया गया है, तारीख इन्हें हजरत इब्राहिम बिन अदम के नाम से याद कर